हेलो बच्चों, कैसे हो। फिर से आ गया अगला क्लास लेके। और आज का क्लास बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला नहीं है, लेकिन ये बहुत एप्लीकेशन वाला क्लास है। आज के टॉपिक में हम लोग, बहुत ही छोटा टॉपिक है बच्चों, इतना घबराओ नहीं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कुछ चीज़ें के लिए, कैलकुलेशंस के लिए। और आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग अभी आज वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में हम लोगों को चाहिए होगा, तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा वार्तालाप करेंगे। और मैं आशा करता हूं बच्चों कि ये आपकी कंटेंट अगर क्लियर हो तो डेफिनेटली वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द बिगर पार्ट्स ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर। हम लोगों को स्टोइशियोमेट्री वगैरह भी सब कुछ पढ़ना है। बाल भी लंबे हो रहे हैं दिन ब दिन, अच्छा लग रहा है। आपके साथ जुड़ने के बाद जितने बच्चे भी बढ़ रहे हैं उतना ही शायद नंबर ऑफ हेयर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग इन ऑल डायमेंशंस। चलो बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, डेट इज डेंसिटी। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, क्या है? डेंसिटी। नाउ व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का ऐसे मतलब क्या होता है, हम लोग ऐसे कोई भी एक चीज़ हो, उसका कितना डेंस हो, कितना पतला हो, कितना उसमें कितनी ज़्यादा डेंसिटी है, उसमें आपकी नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर मास ज़्यादा है या आपके सॉल्यूट के अमाउंट ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। वो बहुत ही सिंपल सा चीज़ होता है। तो अभी इसके ऊपर हम लोग अभी रिसर्च तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी और एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, कि जब भी हम लोग इसको कैलकुलेट करने जाए तो बच्चों को कुछ 2-3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। ये 2-3 कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ वगैरह होते हैं जिससे हम लोग की क्लैरिटी भी आ जाए और कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं बच्चों डेंसिटी क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसको हम लोग अभी देखते हैं। चलो, डेंसिटी जो है बेटा, डेंसिटी की नॉर्मल फॉर्मूला वगैरह क्या होती है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेंसिटीज वी आर गोइंग टू स्टडी। वन इज नोन एज एब्सोल्यूट डेंसिटी, ये नंबर 1 वाली हो गई, और ये दूसरी वाली हो गई है बेटा आपकी रिलेटिव डेंसिटी। कौन सी हो गई बेटा? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है? एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होता है ना बेटा, ये आपकी नॉर्मल डेंसिटी है, ये आपकी नॉर्मल डेंसिटी है। इसकी फॉर्मूला बहुत ही बेसिक वाली होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। यही फॉर्मूला हम लोग बचपन से यूज कर रहे आ रहे हैं और आज भी हम लोग यूज करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम लोग सब कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए बच्चों। एक होती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, और दूसरी जो होती है वो है आपकी वेपर डेंसिटी। दूसरी जो होती है वो आपकी होती है वेपर डेंसिटी। अगर आप वेपर डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को तो देखें, ये रिलेटिव मतलब, ये रिलेटिव वर्ड समझने से हम लोग के दिमाग में एक चीज़ की पूरी क्लैरिटी आती है बेटा, कि रिलेटिव मतलब एक दूसरे के साथ हम लोग तुलना करें, एक दूसरों के साथ हम लोग तुलना करें। ठीक है, तो ये डेंसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी या वेपर डेंसिटी हम लोग कंपेयर करते हैं किसी के साथ, लेकिन एब्सोल्यूट डेंसिटी में कोई कंपैरिजन नहीं होता। पूरा का पूरा जो बेसिक फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, हम लोग वहीं से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही हम लोग डिटेल्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, देख लीजिए। तो पहला वाला है आपका एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब ये एब्सोल्यूट डेंसिटी जो हुआ, जो एब्सोल्यूट डेंसिटी हो रहा है, इसमें कुछ चीज़ें आपके एकदम क्लैरिटी रहना चाहिए। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखो, ये तो मुझे किसी को समझाना नहीं है कि इट्स नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। हालांकि एक चीज बच्चा एकदम क्लियर रखे, क्या जानते हो बच्चों? एकदम सिंप्लिसिटी से आप एकदम क्लियर रखे कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम तो हो गया, लेकिन सर ये मास बाय वॉल्यूम आप इतना बार बार क्यों बोल रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा यूज होता है या किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी आपकी थोड़ी बहुत क्लैरिटी जानना ज़रूरी है। ये 2 साल में या 11th and 12th में या ड्रॉपर बैच में आपको प्रिपरेशन जब हम लोग करते हैं ना बच्चों, तो हम लोग का एकदम बेसिक स्टफ रहती है कि डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अगर वो सही है, अगर वो सत्यवादी है, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे चीज को, थोड़ा देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज नहीं करते, थोड़ा देखते हैं इस चीज को। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, जी पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मैं आपको एक रिलेशन आज क्रिएट करके दूंगा। बहुत बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं होती, ये थोड़ा क्लियर कर ले। 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को हम लोग 1 किलोग्राम बाई 1 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं।
मीनिंग तो एक ही है। अब 1 किलोग्राम को हम 10⁻³ ग्राम्स लिख सकते हैं बच्चा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होती है। 1 मीटर क्यूब जो होता है उसको 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका मैंने ऑलरेडी आपके पुराने वीडियोस में दे दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, आई कार्ड्स में चेक कर लो, एंड स्क्रीन में चेक कर लो, या बैच को खोल के आरंभ जो 1.0 हम लोग चला रहे हैं यहाँ पर, आप उसको थोड़ा ठीक से देखो, ठीक है। तो 10⁻³ ग्राम बाय 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए, ये 10⁻−3, ये 6 अगर ऊपर चला गया तो -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपके पास से क्या मिलता है, 10⁻−3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या उल्टा अगर किया जाए तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बिकम्स 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इससे ये क्लैरिटी आ जाती है बेटा कि अगर आपको पेपर में पूछे कि विच इज अ स्ट्रॉन्गर यूनिट, दिस इज अ पावरफुल यूनिट, क्योंकि यहाँ पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जितना डेंस होगा वो 1000 टाइम्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा है। तो इसलिए बहुत बच्चों को ये पूछा जाता है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, या आप जब चैप्टर्स वगैरह करोगे, मेजॉरिटी केसेस में स्ट्रेंथ को छोड़ के, ग्राम पर लीटर को, स्ट्रेंथ सॉल्यूशंस को छोड़ के, हर केस में जो डेंसिटी यूज किया जाता है उसमें आपको सिंपल सा चीज है बेटा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही यूज करना है, ठीक है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सारे बच्चों का क्लियर हो गया? आई होप सारे बच्चों का क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सारे बच्चों का अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग के क्लियर हो चुके हैं बच्चों। अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग जाने वाले हैं वो है आपकी रिलेटिव डेंसिटी। वो है आपकी रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी में पहला चीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है बेटा, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होता है बेटा, ये कौन कौन से दोनों सब्सटेंस के लिए यूज कर सकते हैं, सॉलिड्स के लिए यूज कर सकता है बेटा, या नहीं तो लिक्विड्स के लिए। सॉलिड और लिक्विड में ही यूज किया जाता है, गैस के लिए नहीं। गैस के लिए दूसरा वाला रिलेटिव यूज करेंगे हम लोग, उसको हम लोग वेपर डेंसिटी बताते हैं, ठीक है बच्चा। चलो, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आया वो सॉलिड या लिक्विड हम लोगों ने लिखा। अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कुछ और नहीं है, मैं Sg लिखता हूं यहां पर, इट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। ओके, अब रेफरेंस सब्सटेंस अगर कुछ ना मेंशन करें तो रेफरेंस सब्सटेंस आपको जो यूज करना है वो है वाटर। एंड वाटर कौन सा, एट 4 डिग्री सेल्सियस। सर वाटर 4 डिग्री सेल्सियस में आपको डेंसिटी क्यों ढूंढना है, क्योंकि इस केस में वाटर की डेंसिटी जो होती है उसकी वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है बेटा। और ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कुछ और नहीं है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस रीजन के चलते बच्चों आप एकदम क्लियर रखें, जब हम लोग लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस, और क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है इसलिए यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। हालांकि दूसरे चीजें भी दिया जा सकता है, रेफरेंस सब्सटेंस इसलिए लिखा है। अगर कुछ ना मेंशन करें तो डेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस सब्सटेंस इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एंड ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। कितनी होती है बेटा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बेसिक वाली फॉर्मूला। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाएगा कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी, find the specific gravity of gold, ऐसा दिया गया। तो ये कुछ करने का कुछ है ही नहीं बच्चों इस क्वेश्चन में। आपको इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा मिल जाएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम लोगों ने लिखा है उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे बच्चों। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पर सब्सटेंस कौन सा है, गोल्ड। मैं AU लिखता हूँ, AU इज द सिंबल फॉर गोल्ड बेटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड का वैल्यू कितना आया 19.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब,
बाय 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कट गया है, तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होंगे 19.6। इससे हम लोग को एक कंफर्मेशन मिलता है बेटा कि जो 19.6 वैल्यू है इट इज यूनिटलेस, या एक दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं फिजिक्स में, बहुत कॉमन है, डायमेंशनलेस। तो बेटा डायमेंशनलेस या यूनिटलेस का मतलब क्या होता है? सिंपल सा चीज है बेटा, यूनिटलेस या डायमेंशनलेस का मतलब ये होती है कि आप 19.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आपने डिवाइड कर दी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, आपको कोई यूनिट बचा नहीं, क्योंकि ये रिलेटिव है। तो कौन ज़्यादा भारी है कौन कम भारी है इसके ऊपर आप डायरेक्टली बता सकते हो। अगर 1 से ज़्यादा है, मतलब वो डेंसिटी 1 से अगर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो वाटर से ज़्यादा भारी होगा। जैसे अगर मैंने आइस की डेंसिटी ले ली, नॉर्मल आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस में होती है, उसकी डेंसिटी लगभग 0.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना मिलेगा? 0.93 डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, तो आपको आंसर पक्का क्या मिलने वाला है बच्चों? 0.93। ठीक है बच्चों, चलो अगर ये सत्य है तो 19.6 आपको ये पता चला कि एवरी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हालांकि यही नहीं बच्चों, आपको जब वेपर डेंसिटी भी बताया जाएगा, अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस ही करने वाले हैं, तो वहां पर भी आपको यूनिटलेस ही होंगे, इसमें कुछ अलग चीज नहीं होते। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर आपको सपोज समझ में आ चुका है, मैं आशा करता हूँ आपने नोट वगैरह भी बना ली। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें से जो दूसरा वाला भाग है, ये तो अभी हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी बात कर लिया। हालांकि मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, प्लीज याद रखें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय, कुछ बुक्स वगैरह में आपको मिला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 6.4। स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 6.4। और ये बहुत ही एक फेमस लॉ है। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस लॉ है। इस लॉ का नाम है डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। ठीक है बच्चा, ये क्या है आपकी डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ और नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आप उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो तो आपकी वैल्यू 6.4 आनी चाहिए हर, और ये कोई अलग चीज नहीं है बेटा। ये एटॉमिक मास किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर मेटल्स। बेसिकली वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर योर मेटल्स। तो कोई भी एक मेटल का आपका अगर एटॉमिक मास है वो आपको पूछा जाएगा, पूछ सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपको पेपर में एटॉमिक मास के जगह पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं हम लोग कि एटॉम कौन है, एलिमेंट कौन है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू कि एटॉमिक मास को अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपकी वैल्यू 6.4 आनी है फॉर ऑल मेटल्स। ये देखा गया है। ये किस भगवान, 2 साइंटिस्ट को जन्म दिए थे, डुलोंग एंड पेटिट, इन दोनों ने बता दी चीज, और ये सत्य है। अभी आज तक तो नहीं आया है, फिर भी हम लोग को बताना तो जरूरी है बेटा, क्योंकि कहीं पर भी किसी दिन टपक जाए तो आप डॉन सर को हमेशा याद रखना इस चीज को। ठीक है बेटा, तो ये डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ होती है। नाउ आफ्टर दिस वी विल बी डायरेक्टली गोइंग पॉइंट टू द सेकेंड सेक्शन, दैट इज योर वेपर डेंसिटी। तो व्हाट इज वेपर डेंसिटी बेटा? वेपर डेंसिटी कुछ और नहीं होती है, दिस इज नॉर्मली यूज फॉर गैसेस। कौन सा गैस? आइडियल गैस। बेटा नॉन आइडियल गैस भी कुछ होती है, हाँ होती है, वो 5वें चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। हालांकि यहाँ पर गैसेस आइडियल के कंडीशंस में आपको मिले जाएंगे। तो अभी वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? दिस इज ऑल्सो नथिंग, हम लोग इसको शॉर्ट में वीडी लिखते हैं। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ अ गैस बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसिक वाली फॉर्मूला बेटा। ठीक, वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ अ गैस बाय डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस गैस। और इसका भी यूनिट नहीं होता, मतलब दिस इज ऑल्सो यूनिटलेस, नहीं तो उसको क्या लिख सकते हैं? डायमेंशनलेस। ठीक है, डायमेंशनलेस। तो प्रैक्टिकली वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ द गैस बाय डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस गैस, यूनिटलेस या डायमेंशनलेस। पूरा क्लियर है बच्चों? आई होप एवरी स्टूडेंट इज वेरी वेरी मच क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, अभी इसका एक पॉइंट आता है। अगर यहां पर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं बच्चों, हाँ आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इफ द रेफरेंस गैस इज नॉट मेंशन्ड, if the reference gas is not mentioned, then assume it to be hydrogen. Assume it to be hydrogen.
अगर कोई भी एक रेफरेंस गैस ना आए, ठीक है, मेंशन किया नहीं है पेपर में, तो हम लोग हमेशा किसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे इस चीज को? हम लोग रखेंगे इसको बेस्ड ऑन हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस, ये भी इसका रीजन क्या है, क्यों है सर हाइड्रोजन गैस? क्योंकि ये सबसे पतला होता है बेटा, उसको कैलकुलेशन करने के लिए भी बहुत ईजी हो जाती है, इसीलिए हम लोग इसको कौन सा रेफरेंस गैस मान लेते हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है बच्चों। तो रेफरेंस गैस इज इफ इट इज नॉट मेंशन देन अज्यूम इट टू बी हाइड्रोजन गैस। पक्का सारे बच्चों का याद रखिए हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर पेपर में मेंशन कर दिया जाए तो हम लोग का आंसर्स बदलना पड़ेगा। अभी इसके फॉर्मूलाज क्या है बताता हूं। अभी हम लोगों ने आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन पढ़ा था। देखो मैं डिराइव वगैरह सब कुछ कर देता हूं ताकि बच्चों की क्लैरिटी आ जाए। आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। सबको पता है बेटा? तो प्रेशर जो है मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, रुको। हम लोग प्रेशर इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास RT बाय VB लिख सकते हैं। इस V को नीचे लेके आए और नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर मैंने क्या लिख दी? मास बाय कैपिटल M। अच्छा मैं मास को स्मॉल m नहीं लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूँ, रुको। ये तो चल रहा था। तो पहले स्टेप में PV इक्वल्स टू W बाय M RT लिखता हूँ, ठीक है। अब RT क्या है बेटा? RT क्या है? R and T इज नथिंग बट UGC एंड टेम्परेचर। UGC याद है बेटा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब प्रेशर की वैल्यू W बाई V RT बाई M मिल जाएंगे। नाउ W बाई V का मतलब क्या है? ये कुछ और नहीं है, मास बाय वॉल्यूम। ये क्या बोलेंगे बच्चों? इसको डेंसिटी ही बताएंगे। तो प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू RT बाई M। In other words, density is equals to Tm by RT। ये फॉर्मूला कभी ना भूले। स्टेट्स ऑफ मैटर में भी चाहिए होगा और यहाँ पर क्योंकि हम लोग वेपर डेंसिटी पढ़ रहे हैं तो ये भी चाहिए होगा, ठीक है। आई होप एवरीवन इज क्लियर। तो आज से एक नया फॉर्मूला बन चुका है बच्चों। फॉर्मूला का नाम क्या है? जानते तो हो ही, बिना मच्छर का मेरा जिंदगी अधूरा है बेटा। अकेला इंसान नहीं हो सकता ना। रिकॉर्डिंग वगैरह जब करता हूँ या सब चीज़ में अकेला तो नहीं रहता, तो मच्छर टपक जाते हैं बच्चों। तो डेंसिटी इक्वल्स टू PM बाय RT। नाउ तो डेंसिटी इक्वल्स टू PM बाय RT से हम लोग को अभी वेपर डेंसिटी के साथ कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग को दिया गया था डेंसिटी ऑफ द गैस बाय डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस गैस, करेक्ट। ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इक्वल टू PM बाय RT। P इज द प्रेशर, M इज द मोलर मास, R इज UGC एंड T इज टेम्परेचर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस गैस। नाउ डेंसिटी ऑफ द गैस की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस बाय RT। इसको एक्सपांड कर दिया बेटा मैंने, फॉर्मूला यूज कर ली। फिर प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रेफरेंस गैस डिवाइडेड बाय RT। यहां पर भी लिख दी मैंने बेटा। अब एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो आप इस चीज को कुछ यूज कर सकते हैं। कैसे? R एंड R तो कांस्टेंट हो गई बेटा सेम। टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम हो जाए तो टेम्परेचर कट गया, प्रेशर कट गया। आपको वेपर डेंसिटी की नई फॉर्मूला क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रेफरेंस गैस, और यही है आपका मेन फॉर्मूला। लेकिन इससे एक एक्सटेंशन क्या बनाया जा सकता? इससे आपको एक्सटेंशन क्या बनाया जा सकता है कि जो रेफरेंस गैस है मैंने क्या बताया था, वो नॉर्मली क्या होता है? हाइड्रोजन। तो वेपर डेंसिटी जो हम लोग लिखेंगे, यू कैन ऑल्सो राइट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस बाय रेफरेंस गैस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर मास कितनी है बेटा? 2, क्योंकि एक एटम में 1 ग्राम, तो 2 एटम में कितने होंगे बेटा? 2। सो ये हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गई आपकी मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मूला। हालांकि ऐसा सत्य नहीं है कि हमेशा यही यूज करना चाहिए बच्चों, आप दूसरे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट पे। पक्का क्लियर है सारे बच्चों? सारे बच्चों का पक्का क्लियर है? चलिए हम लोग को ये समझ में आ चुका है, इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला। सारे बच्चे क्लियर? व्हेन डॉन सर इज हियर, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हालांकि मेन फॉर्मूला आपका क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रेफरेंस गैस। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, तो हम लोग का थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी बन जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन ये रहा कि फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन, नंबर 1,
when no reference gas is mentioned, when no reference gas is mentioned, और दूसरा कौन सा बेटा, when reference gas is ऑक्सीजन। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है अभी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन, मतलब आपको मीथेन की वेपर डेंसिटी जाननी है, कैसे भी करके आपको मीथेन की वेपर डेंसिटी जाननी है, ठीक है। तो व्हेन नो रेफरेंस गैस इज मेंशन, ठीक है, पहला वाला कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं बच्चों। तो सॉल्यूशंस में नंबर 1 जो हम लोग यूज़ करेंगे, व्हेन नो रेफरेंस गैस इज मेंशन, तो हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे, थोड़ा देखते हैं चीज़ों को, ठीक है, थोड़ा देखते हैं कि when no reference gas is mentioned, the vapor density is nothing but molecular mass of the gas by directly हम लोग क्यों यूज करते हैं 2। तो molecular mass of the gas क्या होती है, ध्यान से देखते हो जो molecular mass of the gas क्या होती है, it is nothing but 16। यहाँ पर मीथेन की molecular mass कितनी है 16/2, आपको आंसर बहुत इजीली क्या मिल जाएगा 8। तो नॉर्मली आपको आंसर 8 मिलेंगे। हालांकि अगर वेपर डेंसिटी दूसरे कंडीशंस में यूज किया जाए, आपको थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर करेंगे, ठीक है। रेफरेंस गैस इस बार कौन सा मेंशन है, O2 गैस। तो इस बार मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस बाय रेफरेंस गैस, अच्छा, तो यहाँ पर 16 है आपकी मीथेन की मॉलिक्यूलर मास, और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर मास कितने होंगे बेटा 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम में 2 होते हैं, तो 32 किया मैंने, डिवाइड कर दी बेटा हाफ। सो ये होती है आपकी वेपर डेंसिटी की आंसर्स, ठीक है। आई होप सारे बच्चों का ये क्लियर हो चुका है पूरा डिटेल्स में। आई होप एवरीवन इज क्लियर, ओके फाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप नोट्स वगैरह ले लो बच्चों, क्योंकि नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अगर अभी हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों, फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, find the vapor density of a mixture of gases with respect to hydrogen, नहीं ऐसे लिखते हैं, find the vapor density of a mixture of gases containing containing 5 moles of carbon dioxide, 3 moles of ozone and 2 moles of sulfur dioxide with respect to helium, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, अभी क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है बच्चों कि आपको वेपर डेंसिटी अभी अकेला नहीं है, अभी एक मिक्सचर पे है। तो फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मोल्स ऑफ ओजोन एंड 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू हीलियम, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। अभी हम लोग को 5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड की है, तो हम लोग को पहला निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर, और विद रिस्पेक्ट टू कौन सा एलिमेंट है, हीलियम। मतलब आपको वेपर डेंसिटी इस बार मिक्सचर का जो मिलेगा वो आपको किसके लिए चाहिए होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों, नथिंग बट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रेफरेंस गैस। ये जीवन अकेला नहीं है, क्यों आ जाते हैं महाशय लोग। चलो अकेला तो नहीं हूँ कम से कम। अभी तो मुझे लगता है कि पूरा दिमाग से दिमाग हम लोग का कनेक्शन बन चुका है बहुत अच्छा से, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रेफरेंस गैस। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर कैसे निकालना है ये तो हम लोग सीख ही चुके हैं पिछले क्लासेस वगैरह में। अब समझ में आ रहा है बच्चा, सब कुछ कनेक्टेड है। मेरा कोर्स आप आराम से फॉलो करो, सारे चैप्टर्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, वो भी फ्री। चलो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रेफरेंस गैस। रेफरेंस गैस कौन सा है बेटा, रेफरेंस गैस कुछ और नहीं है, हम लोग का पास कौन सा गैस है, हीलियम। चलो हीलियम की मॉलिक्यूलर मास 4 है। तो अभी हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी बोला जा सकता है या कभी कभी मिक्सचर भी बोला जा सकता है। इट इज नथिंग बट टोटल मास बाय टोटल मोल्स। याद है फॉर्मूला क्या था, टोटल मास बाय टोटल मोल, ठीक है। अब टोटल मास का हम लोग कैसे करेंगे, टोटल मोल्स कितने होंगे, 5 मोल इधर रहा, इधर आपका 3 मोल रहे और इधर 2, तो टोटल कितने मोल्स हो गए बेटा 10। अब कार्बन डाइऑक्साइड के 5 मोल है तो 5 इंटू उसकी मॉलिक्यूलर मास 44,
प्लस 3 इंटू ओजोन की मॉलिक्यूलर मास 48 और आई थिंक 2 इंटू उसकी मॉलिक्यूलर मास 64। ठीक है, तो 64 क्यों समझ में आ रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर मास 64 होगी। ठीक है बेटा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या मिलेगा, 220 प्लस 96 144 प्लस 128 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 तो होंगे ही, 472 492, ये 49.2 आ जाना चाहिए। नहीं सही है ना, हाँ सही है 49.2। सो दिस इज द एवरेज मॉलिक्यूलर मास, या सॉरी एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। आपको अभी एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर कितना मिला, 49.2। हम लोग क्या करेंगे, 49.2 को विद रिस्पेक्ट टू हीलियम हम लोग डिवाइड कर देंगे, आपको बहुत ही आराम से वैल्यू 12.3 मिल जाएगा। सो दिस इज द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। आई होप सारे बच्चों का क्लियर है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया बच्चों, कुछ ज़्यादा नहीं की, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर बाय रेफरेंस गैस यहाँ पर हीलियम था, उसका मास कितना था बच्चों, मॉलिक्यूलर मास उसका 4 होती है। ठीक है, तो 4 लिख दिया हम लोगों ने। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर कैसे निकाला, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। 5 इंटू 44 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, 3 इंटू 48 हो गए। 48 क्यों बेटा, ये भी याद रखिए, 16 एक ऑक्सीजन की होती है, 3 ऑक्सीजन उसको मल्टीप्लाई करते ही हमको 48 मिल जाता है। तो 2 इंटू सल्फर डाइऑक्साइड 32 प्लस 32 64, 64 इंटू 220 128 और इधर 144 आपको मिलके 272 प्लस 220 492, इसको टोटल मोल्स 10 से 10 क्यों, 5 2 3 10। 49.2 हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर मिला, उसको हम लोगों ने 4 से डिवाइड कर दी, हमारा आंसर क्लियर हो चुका है 12.3। सारे बच्चे क्लियर हैं, आई होप क्लियर है। तो नोट कर लो बच्चों, आराम से नोट कर लो। ठीक है, चीज़ों को ना टेंशन लें, एकदम टेंशन ना लें, बिना टेंशन का पॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको आराम से पढ़ना है बेटा, कुछ भी करके पढ़ना है। ठीक है, आई होप सारे बच्चों का क्लियर है। अभी हम लोग थोड़ा आज के क्लास में थोड़ा बेसिक 1-2 हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक में घुसने वाले हैं। अभी वो हम लोग टॉपिक के जैसा बेसिक्स में हम लोग इस वीडियो में हम लोग अपग्रेड करेंगे अपने आप को, और वो कुछ ज़्यादा नहीं होती है बेटा, वो टॉपिक ही बहुत भयानक है नाम से सुनने के लिए, स्टोइकियोमेट्री। ओके, ये स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं इसको। व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, हम लोग देखो, मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके डेफिनेशंस वगैरह भी नहीं आते, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि इसके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपके न्यूमेरिकल्स में होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स ही करना पड़ेगा इस जगह पर, और आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इसके साथ अगर आप कंसंट्रेशन टर्म जब हम लोग पढ़ेंगे उसको भी अगर कनेक्ट करके यूज़ करो, बहुत ईजी हो जाती है चीज़। ठीक, ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोइकियोमेट्री बच्चों। तो स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है क्या नहीं होता है, हम लोग कुछ डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे अभी, और उन डिटेल्स को आपको एकदम क्लैरिटी से रखना पड़ेगा, कुछ भी करो। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री। नाउ स्टोइकियोमेट्री इज बेसिकली रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन। इतना दिन से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग केमिकल इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन चैप्टर 1 होता था क्लास 10th में, आपको केमिकल इक्वेशंस वगैरह में जब हम लोग काम करते थे, तो केमिकल इक्वेशंस में होती क्या है, थोड़ा इसके ऊपर वार्तालाप करें इस पॉइंट पे। तो केमिकल इक्वेशंस आर नथिंग बट अ पॉइंट वेयर वन रिएक्टेंट इज देयर, वन प्रोडक्ट इज देयर। तो नॉर्मली जैसे होता है कि कार्बन प्लस O2 गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको बेसिक है। यहाँ पर हमेशा इनकी स्टेट ऑफ मैटर लिखना ज़रूरी है बेटा, ताकि आपको पक्का लगे, क्योंकि बाकी कुछ चैप्टर्स में पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन एक चीज़ याद है बेटा कि एक चीज़ हमेशा याद रहे कि मतलब कुछ भी करो, मूल कंसेप्ट में आप स्टेट ऑफ मैटर को लिखना भूल ना जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, व्हाट इज द रेसिड्यू लेफ्ट, ये वर्ड अभी नए आ रहा है, तो हम लोग को कुछ चीज़ें बहुत एकदम प्रैक्टिकली लिखना पड़ेगा। सो कार्बन प्लस O2 गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको अभी पहला पॉइंट याद रखें, ये लेफ्ट हैंड साइड जो होती है LHS, ये वाली आपकी रिएक्टेंट वाली साइड होती है बेटा नॉर्मली, अनलेस इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। और ये वाली होती है बेटा आपकी RHS राइट हैंड साइड, जो हम लोग किसके ऊपर डिफेक्ट करते हैं, कंप्लीटली प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नॉर्मली रिएक्टेंट लिखा जाता है और राइट हैंड साइड आपको प्रोडक्ट्स लिखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पेपर में ऐसे रिएक्शंस को बैलेंस नहीं करके दिया जाएगा, ये अभी इंपॉर्टेंट चीज़ रखना है। आपको ऐसे केसेस में रिएक्शंस बैलेंस नहीं करके दिया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बैलेंस करो, क्योंकि क्लास 10th में आपने बैलेंसिंग सीख के आए हैं, तो आपको एक्सपेक्ट करेंगे वो आप बैलेंस करो,
बैलेंस करने के बाद आप इसको प्रैक्टिस करते 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 आपको बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हो। ठीक है, तो ये पक्का बात है बच्चों कि आप जब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो ये वाला सेक्शन एक हो गया और ये वाला सेक्शन एक हो गया, इन दोनों के ऊपर ही आपको पूरा क्वेश्चंस करना है बेटा। यहाँ से कुछ फालतू से और एक चीज़ नहीं पूछेगा, आपको यहाँ के भीतर ही क्वेश्चंस पूछेंगे, आप एकदम बेसिक से रखो याद। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, जिंदगी में ना भूलना कि ये जो केमिकल इक्वेशंस है दे ऑलवेज मस्ट बी बैलेंस्ड, ऑलवेज मस्ट बी बैलेंस्ड। कुछ भी करें ये हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। बिना बैलेंसिंग का आप कुछ नहीं करोगे, क्लियर? बिना बैलेंसिंग का आप कुछ भी नहीं करोगे। सो इट मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड, कुछ भी करो बच्चों। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके ऊपर थोड़ा एक दो पॉइंट्स बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो है ही। तो मान लीजिए मैं अभी एक दूसरा रिएक्शन ले रहा हूँ, अच्छा इसी को ले लेते हैं, C+O2 मैंने लिया, ये बन गया था CO2, यहाँ पर मैंने गैस लिख ली, यहाँ पे गैस है बेटा और ये एक सॉलिड है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना बच्चों कि ये जो है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपकी LHS और ये आपकी RHS, इसके मोल्स और कोफिशिएंट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर एक नया वर्ड दिया जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देख के डरना नहीं बेटा, कोई टेंशन नहीं लेने का। ये SC, मैं शॉर्ट में बाद में SC लिखता फिरूंगा। तो इनके कोफिशिएंट्स, अब जैसे कार्बन के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इधर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, लेकिन बिना बैलेंस के हम लोग कभी कोफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे। विदाउट बैलेंसिंग वी आर नॉट गोइंग टू राइट द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, बैलेंस करना है बेटा जिंदगी में पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ठीक है, बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा, कोई बच्चा का अगर प्रॉब्लम हो तो इसके कोफिशिएंट्स 1 है तो 1 लिखा, इसके भी 1 है तो 1 लिखा, इसके भी 1 है 1 लिखा। तो रेशियो क्या है 1 1 1। इसके जो कोफिशिएंट्स है उसी के आपके मोल के भी रेशियोज बनते हैं। ओके, सो मोल रेशियोज भी क्या होगा 1 मोल, आप 1 मोल भी लिख सकते हो, इधर 1 मोल भी लिख सकते हो, इधर 1 मोल लिख सकते हो। और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हाउ डू यू प्रोनाउंस, इट इज प्रोनाउंस्ड एज, कैसे बोला कैसे जाता है। ठीक है, इसको ऐसे बोला जाता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए जरूरी है बेटा। बहुत लोग बोलेंगे सर आप क्या पढ़ा रहे हो, ये तो कोई नहीं चाहिए, मुझे पता है बेटा। बहुत बच्चे इसको नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन जो बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं भविष्य में वही बच्चे फंस जाते हैं। क्योंकि बच्चे, एक याद रखना, हम लोग बूढ़े हो गए, मास्टर जी बन चुके हो, हम लोग दिन रात पढ़ा रहे हैं। एक चीज़ हम लोगों ने बच्चों में ऑफलाइन क्लासेस में भी या ऑनलाइन क्लासेस में भी मैंने देखा है, बच्चों की एक बहुत ही बेसिक गलती होती है। बताता हूँ कौन सी गलती होती है, और गलती बहुत ही सिंपल है। गलती ये है कि कुछ भी करेंगे बच्चे, लेकिन बच्चे बैलेंस करना भूल जाते हैं, और ये बहुत ही सत्य बात है, आपको बैलेंस करके ही रखना है। ठीक है, एनीवेज 1 मोल ऑफ कार्बन एटम रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। ये एटम है बेटा, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे स्टेटमेंट दिया जाता है। ठीक है, चीज़ों को हमेशा ऐसे ही पढ़ना है। आपको कुछ भी करो, कोई भी बोले, कैसे भी बोले, आप कुछ चीज़ हमेशा भूल मत जाना बेटा। इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स आर रिएक्टिंग विद व्हाट, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी नीचे आप लिख सकते हो मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, अब आराम से इसको क्या लिख सकते हो, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये तो आपकी पूरी क्लैरिटी हो चुकी है। अब ये कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, कुछ भी बोलो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ बोलना आना चाहिए और समझना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इज नॉट अ बार, या इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी एक मीडियम आपके सिलेक्शन के लिए नहीं रुक सकते, कभी नहीं रुक सकते। अगर ज्ञान प्राप्त हो तो भाषाएं कभी उसके लिए पाबंदी नहीं देंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। अभी यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, क्वेश्चंस क्या ऊपर करेंगे, चलो देखते हैं। कुछ मैं एक शॉर्ट चीज़ बताना चाहता हूँ। तो ये तो हम लोगों ने लिख ली,
हालांकि कुछ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड when 24 grams of carbon is completely burnt in presence of oxygen gas। ठीक है, तो आपको बहुत ही सिंपल सा चीज सॉल्व करना है बेटा। सिंपल सा चीज तो है, लेकिन बिना बैलेंस का जिंदगी में कुछ भी अधूरा होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए आपको बच्चों। यहाँ हमेशा मोल्स ही नहीं पूछते, आपको कभी कभार वॉल्यूम पूछा जाएगा, बहुत अलग अलग चीज पूछा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर हायर लेवल्स भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के हिसाब से आपको ये देखना है बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने प्रिपेयर या प्रोडक्शन होते हैं अगर 24 ग्राम कार्बन कंप्लीटली बर्न किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम्स, ऑक्सीजन सिस्टम्स। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें आपका रिएक्शन क्या लिखना है, C+O2 गिव्स यू CO2, यही तो है। और क्या ये बैलेंस्ड है? हाँ है। लेफ्ट हैंड साइड एक कार्बन मिल गया बेटा, O2 इधर है, O2 इधर है, तो बैलेंस हो चुका है। अब चीज़ों को एकदम ध्यान से देखें, इन तीनों के चीज़ों को ध्यान से देखें। मैं कुछ चीज़ बताने वाला हूँ, आप देखो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। आपको दिया गया है किस चीज़ का, कार्बन का क्या दिया गया, कार्बन का क्या चीज़ दिया गया, एकदम शांत से देखें। पहला क्वेश्चन है आपका स्टोइचियोमेट्री का, तो एकदम शांत से देखें। तो 24 ग्राम कार्बन दिया गया है, ठीक है। क्या ये मोल्स दिया गया है या मास दिया गया है? आप सोच के बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में लिखना। क्या ये मास दिया गया है या मोल्स दिया गया है? ये मास दिया गया है। सो मास ऑफ द कार्बन गिवन इज 24 ग्राम्स। क्या आप मास ऑफ द कार्बन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन लिख सकते हो? हाँ, अवश्य निकाल सकते हैं सर, क्योंकि 24 गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास मतलब कार्बन की एटॉमिक मास कितने होंगे? 12। इसको डिवाइड करते ही आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? 2 मोल्स। तो क्या मिला आपको यहाँ पर? 2 मोल्स ऑफ व्हाट? यू हैव गॉट कार्बन। इतना निकल चुका है। ये आपकी साइड वाली कैलकुलेशंस हो चुका है बेटा। यहाँ पर 2 मोल आपने आराम से कैलकुलेट भी कर ली। अभी आगे बढ़ते हैं इसको। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, आपको क्या चाहिए? यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे। इसका कोफिशिएंट कितना है पहले बताओ, मैं बताता हूँ। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसका पूछा गया, जिसका चाहिए पेपर में, उसके कोफिशिएंट्स को ऊपर रखिए बेटा, ठीक है। जिससे चाहिए, कहां से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा? यहां कार्बन से चाहिए, तो कार्बन का कोफिशिएंट आपको नीचे रखना पड़ेगा, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कार्बन। ठीक है, ये चीज एकदम फिक्स कर लो बेटा। जहां से आप जिसका चाहिए उसका ऊपर रखो, ठीक है। उसके जिसको चाहिए, जैसे यहाँ पर अगर 1 है 1 रखोगे, 2 है 2 रखोगे, 3 है 3 रखोगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो जिसका चाहिए उसको ऊपर रखना है, जिससे चाहिए, जिससे मतलब कहां से चाहिए आपको? कार्बन से चाहिए बच्चों, तो आपको उसको नीचे रखना है। एंड देन यू विल मल्टीप्लाइड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ कार्बन। कार्बन के मोल्स कितने दिए गए हैं? 2। और अगर आपको पता है ध्यान से कि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? 1, नीचे कोफिशिएंट ऑफ कार्बन पे क्या है? 1 × 2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का? 2 मोल्स। वेरी इजीली डन, वेरी इजीली डन। इट्स अ वेरी नॉर्मल QED। मैं बहुत दिन से नहीं बोल रहा हूं, आज आ गया है QED। QED का फुल फॉर्म क्या होता है? पुराने बच्चे नए बच्चे सारे जानते हैं। क्वाइट इजीली डन। बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है बेटा। जिसके कोफिशिएंट्स है उसको ऊपर रखो, जिसका पूछा गया उसको ऊपर रखा है, जिससे पूछा गया है उससे नीचे रखो, और ऑब्वियसली जिससे पूछा गया उसका इंफॉर्मेशन मास में कभी मत यूज करना, ये चीज मोल्स में यूज करना बेटा। मोल्स से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल चुका है। क्लियर है बच्चों? क्या आपको पूरा क्लियरिटी आया? क्या आपको पूरा क्लियरिटी आया? बताओ ये सुनो, पूरा क्लियरिटी आया? चलिए लिख लीजिए बच्चों। एक और क्वेश्चन करवा लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवा लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपका इस बार कि मान लीजिए 1225 grams of KClO3 is completely heated, is completely decomposed, ठीक है, in the presence of heat, in the presence of
heat to form KCl solid and oxygen gas. ठीक है, find the number of moles of KCl and number of moles of O2 produced. ठीक है बेटा, तो आपको बताया गया है कि एक मास दिया गया है 1225 ग्राम, 1225 grams of KClO3 is completely decomposed in the presence of heat to form KCl and O2. तो find the number of moles of KCl and the number of moles of O2 produced. ठीक है, सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो ध्यान से देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए आपको रिएक्शन लिखना है पहले। KClO3 को अगर हीट किया जाए, यहाँ पर थर्मली डिकम्पोज भी करते हैं, कभी कभी इस वर्ड को यूज किया जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? हीट। ठीक है, इसको हीट किया गया, आपको क्या मिला बेटा? KCl प्लस O2। अब क्या बिना बैलेंस के आप आगे बढ़ोगे? क्या बिना बैलेंस के आप आगे बढ़ोगे? नहीं बेटा, आप बिना बैलेंस के आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपका लाइफ खत्म हो जाएगा अगर आप बिना बैलेंस के आगे बढ़े। तो आप ना करना कभी भी। डॉन सर को कभी मत भूलना, पेपर में मैं भी आपके मन में आपके साथ ही रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा आपका हाथ। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है बेटा, और ये गैस है। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर अभी बैलेंस करना है, तो यहाँ 2 आ जाएगा बेटा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएंगे। तो आपने कर ली बैलेंस। चलो ये बच्चे तो कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि आपको इसका इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप इन दोनों का इंफॉर्मेशन निकालें। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है? इसका क्या मोल्स दिया है? नहीं बेटा, इसका मोल्स नहीं दिया है। इसका क्या दिया गया है? मास। और मास से क्या आप मोल्स निकाल सकते हो? अवश्य निकाल सकते हो बेटा। मास बाय मोलर मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम लोग, साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 क्या आएगा बेटा? ओके, KClO3 क्या आएगा? इट इज मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KClO3। अच्छा, मास कितना बेटा? 1225। अब पोटाशियम का मास 39, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन 3 है, 3 गुना 16, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 1225 डिवाइडेड बाय 122.5। इसको डिवाइड किया तो कितने मोल्स मिलेंगे? 10 मोल। चलो हम लोग का एक पार्ट ऑफ कैलकुलेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकाली। ये साइड वाली कैलकुलेशन है बेटा, मैं जगह नहीं है इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप आराम से देख लो, चीज़ों को समझ लो, क्लैरिटी आ जाएगी। चलो ये वाला KClO3 भी हो गया, KCl भी हो गया और O2 भी हो गया। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप अभी ध्यान से देखें तो यहाँ पर 10 मोल मिल चुका है, मतलब इसका इंफॉर्मेशन कितना है बेटा? 10 मोल। अभी इसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए KCl, कैसे निकालेंगे? एकदम फटाफट, झटाझट। ठीक है, फटाफट QED करेंगे। QED मतलब क्वाइट इजीली डन। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, इसका पूछा है, जिसका पूछा है उसका कोफिशिएंट 2 ऊपर, जिससे पूछा है उसका कोफिशिएंट 2 नीचे। यहाँ तक क्लियर है? बताइए बच्चों, क्या यहाँ तक क्लियर है? मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ जिसको पूछा है, किसका पूछा है? KCl का पूछा है ना। आपको KCl चाहिए, यहाँ पर KCl चाहिए और O2 भी चाहिए। तो 2 ऊपर कहाँ से पूछा है? KClO3, वो 2 नीचे। इतना क्लियर है बेटा? जिसका पूछा है ऊपर, जिससे पूछा है वो नीचे, इनटू हाउ मेनी मोल्स? 10 मोल्स। हो गया बेटा, पहला आंसर खत्म हो चुका है। 10 मोल आपके निकल चुके हैं बहुत ही इजीली। QED। ठीक है, क्वाइट इजीली डन। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, बेटा ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स किसका पूछा है? O2 का पूछा है, उसका कोफिशिएंट 3 ऊपर। किससे पूछा है? KClO3, उसका कोफिशिएंट 2 नीचे, इनटू 10। बहुत ही आराम से आपके आंसर्स निकल चुके हैं 15 मोल। बेटा आपके इससे स्पीड कोई नहीं सिखाएगा, मैं ही सिखा रहा हूँ, ये पूरे भारत में कोई नहीं सिखाएगा। इतना फास्ट कोई नहीं सिखाता मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद केमिस्ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज यूज्ड इन फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बहुत ही बड़ा मतलब हाथ आजमाना है आपको, और आपको बहुत स्ट्रेंथ जाननी है, तो आपको कैलकुलेशंस मुंह पे ही होने चाहिए बच्चों, मुंह पे ही होने चाहिए एकदम। ठीक है, जितना हो सके। और हम लोगों ने सीख ली, जिसका पूछा है ऊपर कोफिशिएंट, जिससे पूछा है वो उसका कोफिशिएंट नीचे, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके नंबर ऑफ मोल से, या जो भी आपके इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, आपका खत्म काम। ठीक है,
तो आई होप सारे बच्चों को बेसिक्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री समझ में आया। अगले क्लास में हम लोग इसके ऊपर और सारा क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए एकदम ना भूलें, जुड़े रहें बॉन्ड विद डॉन के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।